और प्रिंसिपल कभी भी रीपे नहीं होगा आपको, इसलिए उसकी कोई प्रेजेंट वैल्यू नहीं होगी। तो ये है भाई हमारा परपेचुइटी। अब इसमें क्या क्या फॉर्मूले बनते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं मल्टी पीरियड परपेचुइटी। मल्टी पीरियड परपेचुइटी, मल्टी पीरियड परपेचुइटी। तो यदि हमें प्रेजेंट वैल्यू मल्टी पीरियड परपेचुइटी निकालनी है तो बेटा वो होगा आपका आर अपॉन आई। आर क्या है, जो पैसा आपने दिया, जैसे स्टार्टिंग में आपने पैसा दे दिया, और आई क्या है, जो उसको इंटरेस्ट रेट आप मान रहे हो। तो आर जो पैसा आपको मिलेगा, या आप ये बोलो जो रिसिप्ट है, आप तो उसको मानो आर इज इक्वल टू रिसिप्ट, जो रिसिप्ट आपको मिलेगी, आप ये मानो रिसिप्ट। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देके समझा रहा हूं, सपोज आपको 5,000 रुपए महीने मिल रहे हैं, 5,000 रुपीज पर मंथ। आपको ये चाहिए भैया, आपको इनफाइनाइट ईयर्स तक, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा है आपका है वो सपोज 6% पर एनम, 6% पर एनम। तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, प्रेजेंट वैल्यू होगी आर अपॉन आई, 5,000 रुपीज पर मंथ। 6% का आपको पर मंथ के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना, 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना, आई निकालना पर मंथ के हिसाब से, मंथली कन्वर्ट करो 0.005। अब इसको निकालना कितना है, इसको काउंट करो कितना आ रहा है, ये वैल्यू कितनी आ रही है, 10 लाख। 10 लाख रुपए आ रही है। इसका मतलब यदि आप आज 10 लाख रुपए जमा करवाओ, यदि आज आप 10 लाख रुपए जमा करवाओ और आप मानते हो, बैंक ये बोलता है कि आपको 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मिलेगा इसी, वैसे नहीं मिलता, 6% भी नहीं मिलता, तो आपको आज 10 लाख रुपए जमा कराओगे तो हर महीने 5,000 रुपए मिलने स्टार्ट हो जाएंगे आपको। इस मंथ के एंड से आपको 5,000 रुपए मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। कब तक मिलेंगे, इनफाइनाइट ईयर्स। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मल्टी पीरियड परपेचुइटी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मल्टी पीरियड परपेचुइटी इक्वल टू आर अपॉन आई। आर आपका रिसिप्ट है जो आपको मिलेगा, और आई जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक मान के चल रहा है कि भाई इतना तो है ही गया। एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं, सपोज मुझे फॉर एग्जांपल मुझे 10,000 रुपए महीने चाहिए, पर साल के चाहिए पर ईयर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट मान रहे हैं 3%। भाई इससे ज्यादा नहीं होगा, भाई अभी के हिसाब से 3% से ज्यादा वो कोई नहीं देगा आपको। तो यदि 3% पर एनम, तो मुझे अभी कितना जमा करवाने का पड़ेगा प्रेजेंट वैल्यू, तो 10,000 साल के 3%, 0.03 निकालना कितना आ रहा है, कितना रुपए आ रहा है, 10,000 डिवाइड बाय, तो 3,33,333। यदि आप अभी इतना जमा करवाते हो तो आपको हर साल 10,000 रुपए मिलेंगे, पर ईयर आपको 10,000 रुपीज मिलेंगे। दिस इज कॉल्ड मल्टी पीरियड परपेचुइटी। क्लियर है बेटा, ये मल्टी पीरियड परपेचुइटी। इस पर प्रॉब्लम बन सकती है, इसलिए आप इस पर आपकी प्रॉब्लम आ सकती है। अब बेटा जो भी बाद में आए, वापस से मैं बोल रहा हूं, इवनिंग में 5:30 से 6:30 आपकी डाउट क्लास है। वो डाउट क्लास ऑफलाइन भी होगी और ऑनलाइन भी होगी। तो आपके जितने भी डाउट है, चाहे कोई सा भी चैप्टर है जो इस टेस्ट में आ रहा है कल, वो भी जो नहीं आ रहा उससे अपन को कोई वो नहीं है, तो पहले तो वही लेंगे जो कल आ रहा है, फिर उसके बाद यदि किसी के और के भी डाउट है तो वो सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जरूरी नहीं है 5:30 से 6:30, 7 भी बज जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके जितने भी डाउट हैं वो आप उस समय पूछ लेना। तो बेटा जितने लोगों ने, मैं तो यही ट्राई करना कि जो लोगों ने मेरे को भेजो मैं, तो वो आप प्रेजेंट होके वो पूछ लेना। नहीं प्रेजेंट होते हैं तो मैं उसको फिर सॉल्यूशन आज इवनिंग में भेजूंगा, वो प्रेजेंट हो जाएंगे तो ज्यादा बढ़िया, ठीक है।
चलिए, तो ये था भाई हमारा मल्टी पीरियड प्रोपोर्शनिटी। अब मल्टी पीरियड प्रोपोर्शनिटी के बाद हम आते हैं ग्रोइंग प्रोपोर्शनिटी। ग्रोइंग प्रोपोर्शनिटी ग्रोइंग प्रोपोर्शनिटी, इसका फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू आर अपॉन आई माइनस जी। अब जी क्या है और आई क्या है वो समझते हैं। भाई ग्रोइंग प्रोपोर्शनिटी में क्या हुआ, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं यार आप एक काम करो, मुझे हर साल 10,000 रुपए चाहिए, मुझे फर्स्ट ईयर 10,000 रुपए चाहिए, लेकिन अगले साल मुझे 5% का इंक्रीज चाहिए, मतलब 10,000 का 5% इंक्रीज होके मिलना चाहिए, फिर अगले साल उसका भी 5% इंक्रीज होके मिलना चाहिए, मतलब हर साल आपको 5% बढ़ के मिलना चाहिए। लेकिन इसके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप मान रहे हैं कि जो लग रहा है वो 5% से ज्यादा होना चाहिए बेटा, उससे कम नहीं होना चाहिए। भाई आप ये बोलो कि भाई बैंक तो बोल रहा है कि हम तो 4% देंगे, पर आप बोलो कि मुझे तो 5% से इंक्रीज चाहिए, वो पॉसिबल नहीं। यदि बैंक 4% मान के चल रहा है तो आपको 4% से कम ही इंक्रीज मिलेगा, उससे ज्यादा का इंक्रीज नहीं मिलेगा। समझ में आया? तो ये आपका ग्रोइंग प्रोपोर्शनिटी है। तो आर अपॉन आई माइनस जी। तो अब देखो इसमें जैसे क्वेश्चन है, अज्यूम दैट डिस्काउंट रेट is 8% per annum. How much would you pay? Would you pay to receive rupees 1,200 growing at 4% per annum forever? हमेशा के लिए 4% इंक्रीज चाहिए मुझे। अब ये ठीक है, ये आपका डिस्काउंटेड रेट मतलब ये आई है और ये आपका जी है। तो बेटा प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू आर अपॉन आई माइनस जी। आर है आपका कितना है, 1,200 रुपए चाहिए मुझे। रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.08 माइनस 0.04, तो ये आ गया 1,200 अपॉन 0.04। निकालना भाई कितना आ गया, कितना पैसा आप जमा कराओगे तो कितना आएगा? 3 लाख 30,000। 30,000 बेटा 30,000 ही तो आ रहा है, मतलब 30,000 आप जमा करवाओगे और आपका बैंक मान के चल रहा है कि आपको 8% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो फिर आपको इंटरेस्ट ये आपका आपको 1,200 रुपए मिलेगा। फिर अगले साल 1,200 का 4% इंक्रीज होके मिलेगा, फिर अगले साल 1,200 का फिर 4% इंक्रीज होके मिलेगा, तो 4% का आपको फॉरएवर आपको इंक्रीज मिलेगा। तो दिस इज ग्रोइंग प्रोपोर्शनिटी, ये आपका ग्रोइंग प्रोपोर्शनिटी के लिए। फिर इसके बाद हम बात कर रहे हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी। अब देखो नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है। नेट प्रेजेंट वैल्यू है कि कितना, जैसे आपने कोई भी बिजनेस के लिए यदि आप कोई भी बैंक में अपनी रिपोर्ट देते हैं, कोई भी आप प्रोजेक्ट के लिए रिपोर्ट देते हैं, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू को देखा जाता है। यदि आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू, उनको लगता है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आएगा, तो फिर आपका वो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हो जाता है। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू एक्चुअल में क्या होती है कि कितना पैसा आपके पास आ रहा है, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, दिस इज कॉल्ड नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट कैश इनफ्लो माइनस नेट कैश आउटफ्लो। तो आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू हो गया एनपीवी इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, या टोटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं,
टोटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट, या इसकी जगह प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश आउटफ्लो। बस ये याद रखना, ये आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू है। ये नेट प्रेजेंट वैल्यू आपका 0 से ज्यादा है। वैसे तो जनरली बोला जाता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेकिन ग्रेटर देन 0 ही मानो आप, तो एक्सेप्ट द प्रपोजल। भाई थ्योरेटिकल वे में आप बोलोगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो एक्सेप्ट द प्रपोजल, और नेट प्रेजेंट वैल्यू यदि लेस देन 0 है तो हम क्या बोलेंगे, रिजेक्ट द प्रपोजल। लेस देन 0, रिजेक्ट द प्रपोजल। अब वो इक्वल टू 0 पर भी रिजेक्ट ही होगा बेटा। अब इक्वल टू 0 को रिजेक्ट ही होगा, इक्वल टू 0। आप इक्वल टू 0 पर कंफ्यूज मत हो ना। तो यदि नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव है तो आपका प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाएगा, और नेट प्रेजेंट वैल्यू यदि आपकी नेगेटिव है तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये पूछा जा सकता है आपका, और पूछा जा चुका है पहले भी, ये प्रॉब्लम आ चुकी है। क्लियर है? अब आते हैं अपन नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न। नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न आप पढ़ चुके हो, क्या था नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न, बताया था बेटा आपको। नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न वो रिटर्न है जो आपको गिवन है, जैसे 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो दिस इज कॉल्ड नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न। तो उससे हम क्या निकालेंगे, रियल रेट ऑफ रिटर्न। रियल रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकलेगा, 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो याद करो कैसे बताया था रियल रेट, वो क्या, रियल क्या, इफेक्टिव बता रहा हूँ अभी, रियल तो अभी बाद में बताएंगे। इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न कैसे बताया था, इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो 1.04 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100। याद आया? तो दिस इज इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न। कितना आ रहा है ये निकाल के बताओ, चलो देखो। 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली का 8.16 इफेक्टिव रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न है। तो नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न तो पता है आपको, जो गिवन होता है वो नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न। अब हम बात कर रहे हैं रियल रेट ऑफ रिटर्न। रियल रेट ऑफ रिटर्न, अब रियल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, सिंपल सी बात याद रखो, जो आपका नॉमिनल रेट है उसमें से इन्फ्लेशन माइनस कर दो तो आपका रियल रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा। नॉमिनल रेट में से इन्फ्लेशन, जितना भी इन्फ्लेटेड वैल्यू है, इन्फ्लेटेड रेट ऑफ रिटर्न है, इन्फ्लेशन माइनस कर दोगे तो आपको रियल रेट ऑफ रिटर्न मिल जाएगा। तो ऐसे याद रखना इसको, रियल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब है नॉमिनल जो गिवन है उसमें से इन्फ्लेशन सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको रियल रेट ऑफ रिटर्न मिल जाएगा। अब वो इसी पे डायरेक्ट फॉर्मूले में पूछेगा, कैसे पूछेगा, नॉमिनल रेट इक्वल टू, तो रियल रेट ऑफ रिटर्न प्लस इन्फ्लेशन, रियल रेट ऑफ रिटर्न इक्वल टू नॉमिनल रेट माइनस इन्फ्लेशन, ये दो फॉर्मूले में पूछा जा सकता है। इन्फ्लेशन इक्वल टू नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न माइनस रियल रेट ऑफ रिटर्न। तो एक फॉर्मूला आपको याद रखना, उससे आपका ये क्लियर हो जाएगा कि क्या है। ठीक है, और लास्ट टॉपिक बस खत्म, CAGR। CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। अब तो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट क्या होता है, यदि किसी प्रोजेक्ट को हम देखें कि जैसे कोई बिजनेस कर रहे हैं, उसका ये देखा जाए कि भाई यार वो बिजनेस चल कैसे रहा है, तो उसका CAGR निकाल लीजिए आप, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट निकालने से पता लग जाएगा कि ये प्रॉफिट में चल रहा है कि नेगेटिव चल रहा है, या उसका ग्रोथ रेट क्या है वो पता लग जाएगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि जो भी आपका वैल्यू है, वैल्यू मतलब रेवेन्यू, TN टाइम है वो रेवेन्यू इनिशियल टाइम है 1/TN माइनस T0 माइनस 1, ये इसका फॉर्मूला है CAGR का। रेवेन्यू ऑफ द एंड पीरियड अपॉन, मतलब जो भी आपका एंड पीरियड है, जैसे 3 साल बाद निकालना चाहते हो तो वॉल्यूम रेवेन्यू, हाँ बिल्कुल फॉर्मूला डायरेक्ट पूछा जा सकता है बेटा, फॉर्मूला पूछेगा डायरेक्ट, और क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में तो फिर वो आपको एक वैल्यू देगा। जैसे आपको 5-6 साल का रेवेन्यू दे दिया, देखो कैसे देगा ये देखो समझो, फिर आपको एक वैल्यू देनी पड़ेगी उसको। जैसे मैंने बोला 2015, 2016, 2017, 3 साल का दे दिया, तब तो कुछ नहीं देगा, आपको दे दिया 100, 120, 150।
और मुझे इसका CAGR निकालना है। तो CAGR हो गया 150 अपॉन 100, 2017 माइनस 2015 माइनस, तो 1.5 की पावर 1/2 माइनस निकालना कितना रहा। अब इसके लिए वैल्यू नहीं देगा आपको, इसके लिए तो डायरेक्ट निकलेगा आपका 1.5 का स्क्वायर रूट निकालो -1, 1.5 का स्क्वायर रूट निकालो -1 कितना आ रहा है बताना भाई। 1.5 का स्क्वायर रूट -1 कितना आ रहा है बेटा 0.2247 इसका मतलब 22.47% का ग्रोथ रेट है, 22.47 का एनुअल ग्रोथ रेट है, 22.47 का एनुअल ग्रोथ रेट है आपका। आया तो ये आ गया भैया आपका। बस ये था भाई प्रोबेबिलिटी में ये था। अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी कंप्लीट हो गई। अब आप ये बताइए कि हम और किसका रिवीजन करें। भाई आपका टेस्ट का सिलेबस मैं वापस से बता देता हूँ। टेस्ट का सिलेबस है हमारा सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर और इधर से सेकंड, थर्ड, फोर्थ और उधर से स्टेटमेंट फर्स्ट, सेकंड, ये है भाई। तो अभी किसका रिवीजन और करें। अभी 20 मिनट्स बाकी है हमारे पास। फिर इवनिंग में आप बता देना, इवनिंग में कुछ करना होगा तो कल कर लेंगे, नहीं तो कल भी है अपने पास तो अभी मॉर्निंग का टाइम। भाई थर्ड और फोर्थ मैट्रिक्स का करें रिवीजन कि पहले उसका करें लीनियर इनइक्वालिटीज का। चैप्टर थर्ड का कर लेता है, मैं भी यही सोच रहा था। मैट्रिक्स का कल करवा दूंगा मैं तुम्हें। कल अपने पास 2 क्लास है, 9 बजे और 12 बजे, तो कल कर लेंगे अपन। वो तो आज तो मुझे 12 बजे कुछ काम है इसलिए मैंने इवनिंग में रख दिया, ठीक है। और कल इवनिंग का टाइम भाई टेस्ट और कोई दूसरा मत रखवाना। कल इवनिंग में 6 बजे टेस्ट है, 6 बजे का टाइम रखेंगे टेस्ट का। नहीं है ना, हाँ ठीक है। बस फिर उसका एक मिनट के लिए एक और चीज अपन डिस्कस कर लेते हैं। भाई कल है अपने पास, कौन सी डेट है कल 7th है। 7th के बाद मैं सोच रहा हूँ कि दिवाली से पहले एक और टेस्ट रख लो आप। दीपावली से पहले एक और टेस्ट रख लो, फिर उसके बाद मेजर स्टार्ट कर देंगे। 7, 3, 10, 11 को रख लो, 11 को रख लो या 12 को रख लो, वो मैं अभी बता देता हूँ। फिर उसके बाद मेजर अपन दीपावली के आने के बाद मेजर स्टार्ट कर देंगे। 12 को रख लेते हैं, ठीक है 12 को रख लेते हैं। 12 का सिलेबस बता देता हूँ। फर्स्ट चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर, सिक्स्थ चैप्टर, इधर से कोरिलेशन रिलेशन, और रीजनिंग तो आएगी सी पूरी, और इधर से थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये और रख देता हूँ वापस, कोई बात नहीं, ये चैप्टर ठीक है। फिर उसके बाद मेजर स्टार्ट कर देंगे अपन। दीपावली के आते ही हम मेजर स्टार्ट कर देंगे। मेजर की डेट मैं बता दूंगा आपको, मेजर स्टार्ट कर देंगे। भाई आपका एग्जाम कब से स्टार्ट है, एग्जाम डेट क्या क्या है। 8 से स्टार्ट है ना, तो अपने पास 20, 8, 10, 12, 14 मतलब 8 मतलब दिसंबर तो भूल जाओ। एक मिनट रुको रुको रुको, एक सेकेंड। भाई 18, 12 को है मैथ्स का, तो हाँ सर भूल गए, 12 को मैथ्स का है वो तो मुझे पता है। 18
22, 26, या 19, 23, 27, ये लिख लो भाई मेजर की डेट। इस दिन किसी और का मत रखवाना बस आप। 19, 23, 27 ये फिक्स कर लो। इस दिन आप लिख लेना सब 19, 23, 27 3 मेजर है आपके, ठीक है ना। तो इस दिन किसी टेस्ट मत रखो। तो अपना आप देखो टेस्ट आपका ये सिलेबस अब फिक्स हो गया। 19, 23, 27 को हमारा मेजर है, और कल तो मेजर है ही है, उसके अलावा 12 को मेजर में 1, 5, 6 कोरिलेशन, रिग्रेशन, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन और रीजनिंग, ये आपके टेस्ट में 12 वाले में। हाँ 12 वाले में आएंगे ना, 1, 5, 6 कोरिलेशन, रिग्रेशन, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। चैप्टर 8 डाल दो बेटा। चैप्टर 8 तुम्हारे लिए अलग से ले लेता हूँ, मैथ्स वालों के लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये नॉन मैथ्स वाले दिक्कत करेंगे। हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ डाल दो, क्या फर्क पड़ता है। जिसको करना होगा वो करेगा, जिसको नहीं करना होगा वो नहीं करेगा, उसमें क्या बात है, छोड़ देगा। कौन से यहाँ के मार्क्स हमारे डिपेंड कर रहे हैं। जिसको करना होगा वो करेगा, जिसको नहीं करना होगा वो नहीं करेगा, उसमें क्या बात। कम से कम मैथ्स वालों का हो तो जाएगा, जो करना चाहता है उसका तो हो जाएगा। ठीक है चलिए बस अब तो ये हमारा अनीसा, ये मेरे को ना एक ना व्हाट्सएप कर देना ये जो भी मैंने बताया, ताकि मेरे को भी याद रहे कि कब कब है ना, ठीक है। चलिए अब हम बात कर रहे हैं भाई लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर इनइक्वालिटीज, देखो लीनियर इनइक्वालिटीज में हम तो सबसे पहले ग्राफ की बात करते हैं, क्योंकि वही चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आएगा तो ग्राफ वाला ही क्वेश्चन। अब ग्राफ पर आप किस तरह से आपका सॉल्यूशन निकालोगे वो चीज हमें समझनी है। ग्राफिकल मेथड, ग्राफ से आप किस ये तरह बोलेंगे, ग्राफ से आप किस तरह से क्वेश्चंस निकालोगे या आंसर निकालोगे वो चीज हमें देखनी भाई। पहली चीज मैंने पहले ग्राफ बताया कि जैसे मैंने बोला 2x + 3y लेस देन इक्वल टू 7। भाई y 0 करोगे तो x पॉजिटिव, x 0 करोगे तो y पॉजिटिव। ये लाइन इस तरह की बनेगी 2x + 3y लेस देन इक्वल टू 7। आपको इसको सीधा सीधा आपको देखना है कि कहां से पास होगी। तो आप y को 0 करो, x का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, ये रहा x का वैल्यू पॉजिटिव, ये ओरिजिन है। और x को 0 करो तो y का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है। और ले आप इसमें 0 0 रख के देखेंगे, 0 + 0 सही है गलत है, 0 + 0 लेस देन इक्वल टू 7 सही है गलत है, जल्दी बोलिए बेटा। 0 + 0 सही है, सही है, सही है मतलब 0 0 की तरफ बढ़, सही है का मतलब है 0 0 की तरफ वाला रीजन। तो इसका ये रीजन आ गया, क्लियर। इस तरह का इसका रीजन बनेगा। अगला देखो, सपोज मैं आपका सेकेंड इक्वेशन बोल रहा हूँ 5x - 3y > 4। अब इसको प्लॉट करना है आपको। बेटा ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि कैसे हम उनको, क्योंकि प्लॉट वैसे तो वहां सब प्लॉट होके आएगा, लेकिन हमें ये तो पता होना चाहिए कि भाई ये कैसे बना। अब ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन। अब देखो y को 0 करेंगे तो x पॉजिटिव आ रहा है, और x को 0 कर रहे हैं तो y नेगेटिव आ रहा है। मतलब लाइन तो ऐसे बनेगी, ये हमारी लाइन इस तरह की बनेगी, ये लाइन इस तरह की बनेगी। ये लाइन कैसे बनी सबको समझ में आ गया। y को 0 किया तो x पॉजिटिव आ गया, और x को 0 किया तो y नेगेटिव आ गया। ये लाइन बन गई। अब ये लाइन बन गई, अब इसमें 0 0 रखो, 0 - 0 > 4। क्या 0 0 इसमें सेटिस्फाई हो रहा है क्या?
0 0 इसमें सेटिस्फाई हो रहा है क्या? 0 0 0 इज ग्रेटर देन, नहीं हो रहा। तो ये 0 0 सेटिस्फाई होता है तो इधर वाला रीजन आता है, नहीं हो रहा है इसलिए ये वाला आंसर, नहीं हो रहा है इसलिए ये वाला आंसर। क्लियर? और देखो हमने बोला 5x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 या ग्रेटर देन, इसको मुझे प्लॉट करना है बस, लगे एक ही आ गया भाई, ये x इज ग्रेटर देन 30 ही ले लो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो ये क्या है, x का वैल्यू 30, सब ये 30 और ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, तो इक्वल टू नहीं होगा, कहीं पे भी इक्वल टू नहीं होगा तो लाइन डॉटेड आएगी बेटा, यहाँ इक्वल टू नहीं है तो लाइन आपकी डॉटेड आएगी, इक्वल टू होता है तब जाके डार्क लाइन आती है, यदि इक्वल टू नहीं है कहीं पे भी लेस देन या ग्रेटर देन में तो लाइन हमेशा डॉटेड बनेगी। अब x का वैल्यू 13 से ज्यादा, ये 13 है तो 13 से ज्यादा मतलब ये वाला, 13 से ज्यादा इधर है तो इसका सॉल्यूशन ये वाला होगा, x इज ग्रेटर देन 13 तो इसका सॉल्यूशन ये वाला होगा। क्लियर? ये समझ में आ गया? x इज ग्रेटर देन 13 समझ में आ गया भाई? 13 से ज्यादा आपका डॉटेड इसलिए बना क्योंकि इक्वल टू नहीं। आगे देखो, अब इसको समझना, ये एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज इंपॉर्टेंट, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसमें क्या होता है कि 0 0 से लाइन पास होगी क्योंकि कांस्टेंट नहीं है। अब इसमें मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, y की वैल्यू 1 रखते हो सपोज, तो x की वैल्यू नेगेटिव आ रही है कि पॉजिटिव आ रही है? यदि y की वैल्यू 1 रखता हूं तो x की वैल्यू नेगेटिव आ रही है कि पॉजिटिव आ रही है? बोलो। नेगेटिव आ रही है ना बेटा, इक्वल टू कर दो तो उसको कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव आ रही है। पॉजिटिव कैसे आ रही है बेटा हर्षित? नेगेटिव ही तो आ रही है। आप इसको एक मिनट के लिए ये समझो, ऐसे कर दो, यदि y की वैल्यू 1 तो x का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा हर्षित? x का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है। तो कभी भी यदि उल्टे आ रहे हैं, यदि एक पॉजिटिव आ रहा है एक नेगेटिव आ रहा है तो लाइन इस तरह की बनेगी, और सब ऐसा आ जाए तो यदि y पॉजिटिव है तो x भी पॉजिटिव आ रहा है तो लाइन ऐसी बनेगी। ये दोनों में डिफरेंस है। ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू को मत देखो, वो बाद में देखेंगे अपन, अभी तो लाइन कैसे बनेगी वो चीज अपन देखेंगे। यदि y की वैल्यू पॉजिटिव है तो x की वैल्यू नेगेटिव आ रही है पहले वाले में तो लाइन ऐसे बनेगी, और यदि x पॉजिटिव है तो y भी पॉजिटिव आ रहा है तो लाइन ऐसी बनेगी। दोनों केस समझ में आ गए? ये समझ में आ गया कैसे बनेगी? अब रीजन देखते हैं, रीजन अब देखते हैं। हमेशा जो लाइन ओरिजिन से पास होगी उसमें हमेशा 1 0 रखूंगा,
सही है गलत है? हमेशा 1 0 रखोगे जो लाइन ओरिजिन से पास होगी। बोलो पहले वाले में सही है, तो सही है मतलब ये रखा सही है, तो इधर की तरफ करिए क्योंकि ये सही है। जिधर रखा है यदि वो रीजन आ रहा है तो वो सही है। इसमें भी 1 0 रखो। सही है गलत है? सेकंड वाले में सही है गलत है? गलत है। गलत है मतलब ये वाला रीजन नहीं है, ये इसका सॉल्यूशन। ये वाला रीजन नहीं आएगा, ये वाला सॉल्यूशन होगा इसका। आया समझ में? क्लियर है? तो ये तो आपके ग्राफ तो हो गए। अब इस पे मैं क्वेश्चंस किस तरह के बनते हैं वो बता रहा हूँ। अपन अभी देख रहे थे कि भाई ग्राफ कैसे बनेगा, अब इसके क्वेश्चन किस तरह के बनेंगे वो देखो, आप देख लीजिए। कोई भी एक प्रॉब्लम ले लेते हैं अपन। अब इसका मुझे रीजन निकालना है। पहली वाली इक्वेशन लेस देन इक्वल टू है, दूसरी भी लेस देन इक्वल टू है, तीसरी भी लेस देन इक्वल टू है, और x1 और x2 x1 और x2 पॉजिटिव है, इसका मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट। यदि x1 पॉजिटिव है और x2 भी पॉजिटिव है तो इसका मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब आपका आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 12, 5x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 50, और x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल टू 20। अब देखना बड़ा इजी सा कंसेप्ट है, सारे लेस देन इक्वल टू है। पहला आंसर, पहली लाइन ये है, सपोज x1 प्लस x2 इक्वल टू 12। दूसरी लाइन ये, और तीसरी लाइन ये। ये 3 लाइन होगी भैया आपकी। अब क्योंकि सारे लेस देन इक्वल टू है तो बेटा आंसर बिना देखे समझे सबसे अंदर वाला रीजन है, क्योंकि तीनों लेस देन इक्वल टू है इसलिए इसका आंसर बिना देखे समझे लेस देन इक्वल टू आएगा, सबसे अंदर वाला रीजन आएगा, क्योंकि सारे लेस देन इक्वल टू है। क्या ये केस समझ में आया? क्योंकि सारे लेस देन इक्वल टू है तो सबसे इंटीरियर वाला रीजन आएगा, और x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिनोट करता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये चीज क्लियर है सबको? फिर हम यदि इसकी जगह ये चेंज कर देते, सारे ग्रेटर देन इक्वल टू कर देते, तो फिर आंसर बेटा सबसे बाहर वाला आता। यदि सारे ग्रेटर देन इक्वल टू, यदि सारे ग्रेटर देन इक्वल टू है तो फिर आंसर बाहर वाला आएगा। ये चीज भी क्लियर है? बोलिए, ये चीज भी क्लियर है? सबको क्लियर है? यदि सारे ग्रेटर देन इक्वल टू होंगे तो आंसर बाहर वाला होगा। और यदि आपका बेटा इसको अभी अभी कल की क्लास में भी कंटिन्यू करेंगे अपन, क्योंकि कल की क्लास 2 क्लास है हमारे पास कल, तो आराम से ये भी रिवीजन हो जाएगा और मैट्रिक्स डिटरमिनेंट भी हो जाएगा, तो भी दिक्कत नहीं आएगी। अब यदि मैं इसकी जगह में ये चेंज कर दूं, सपोज मैं इसको लेस देन इक्वल टू कर दूं और x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अब इसको समझना, मैं बना रहा हूं इसको आपस से 12 12 वहां पर बना हुआ आएगा, उसकी चिंता मत करो, ये तो मैं अभी बना रहा हूँ। x का वैल्यू 10,
और ये 25, 10,0, 0,25, ये x का वैल्यू 30 और 10, यह। अब देखना भाई रीजन कौन सा आता है। पहला वाला ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो पहली वाली लाइन हमारी ये रही, ये पहली वाली लाइन थी। ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब ये वाला रीजन नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये तीनों रीजन नहीं आएंगे भाई, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू है। फिर दूसरा वाला लेस देन इक्वल टू है, दूसरी वाली लाइन है हमारी 10,0, 25, तो ये नहीं आएगा, ये वाले लाइन ये नहीं आएगा और ये नहीं आएगा। और तीसरा ग्रेटर देन इक्वल टू, तीसरी लाइन कौन सी, तो बेटा रीजन ये वाला बना, आपका ये वाला रीजन आएगा जो मैंने मार्क किया मैं, मतलब अंदर का रीजन आएगा मिक्स। इसको मैं कल डिस्कस और करूंगा, लेकिन जो रीजन आपके जो जैसे आपके दो तो आपके ग्रेटर देन इक्वल टू है और एक लेस देन इक्वल टू है, तो देखो ये पहली लाइन थी आपकी, पहली लाइन ग्रेटर देन इक्वल टू वापस से, ये पहली लाइन है, तो इस लाइन की वाले रीजन है। फिर दूसरी लाइन है हमारी ये वाली लाइन, इसके अंदर वाला रीजन, तो इसके बाहर वाले जितने भी रीजन है वो सब बढ़ जाएंगे। और तीसरी वाली लाइन है हमारी ये थर्ड वाली लाइन, ये हाँ भाई ये लाइन, तो इसके अंदर के रीजन जितने भी हो सब बढ़ जाएंगे, तो बचेगा कौन सा, ये वाला तो बचेगा आपका रीजन, जो ऊपर वाला है वही तो बचेगा, बाकी तो सब बढ़ जाएगा। तो इसको अपन कल डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है ना। चलिए ये तो आज का काम था। अभी इवनिंग में वापस से बता रहा हूँ 5:30 से 6:30 डाउट क्लास है, आपको जो भी डाउट है वो लेके आइए, आपकी ऑफलाइन भी होगी ऑनलाइन भी होगी। तो जिसको एक तो पेपर डिस्कशन है, लास्ट वाला पेपर डिस्कशन, उसके अलावा कुछ प्रॉब्लम मेरे पास मोबाइल में दे रखी है स्टूडेंट ने, वो डाउट है, ठीक है, तो वो चीज करेंगे अपन। क्लियर। ऑफलाइन है, जितने ज्यादा आ सकते हो